भाई सभी लड़कों की एक सी कहानी है, शकल चाहे जैसी पर नोट तो कमानी है। बहन 21 की तो शादी तो करानी है, माँ बाप है बीमार तो इलाज तो कराना ही है। लड़कों की शान यही मर्द की पहचान, जो दे दे जुबान लक्ष्मण की निशान। सच हमारी ऐसी कि झूठ लग रही है, सबको चैन से सुलाते अपनी नींद उड़ गई है। मुश्किलों के बाद भी कदम अभी भी ना रुकी है, क्योंकि दोस्त मेरे यार मंजिल अभी भी ना मिली है। तो आ गए हैं हम लोग जीआईसी के ऑफलाइन सेंटर में, और फिर आज हम लोग मेंसुरेशन क्लास 8 का पूरा एक शॉट में पूरा फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा साथ में साथ प्रूफ। तो इस सभी चीजों को जानने के लिए, मेंसुरेशन की हर एक चीज को जानने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए आप सही जगह पर आ गए हैं। तो दिल थाम कर बैठे रहिए, देखते रहिए और क्लास का मजे लेते रहिए। तो भाई साहब, तो सबसे पहले आपके पुराने नॉलेज को इस मेंसुरेशन वाले चैप्टर से रिलेट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब लाइन्स एंड एंगल के बारे में पढ़ा होगा, अंडरस्टैंडिंग शेप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें ज्योमेट्री में यानी कि ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, और वो शेप्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? ज्योमेट्री में। तो भाई साहब, ये भी तो जो मेंसुरेशन का चैप्टर जब पलट पलट के पेज देख रहे थे, तो इसमें भी तो शेप्स वही सब है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है। तो पीछे जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ा है और जो मेंसुरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कुछ अंतर भी है मेरे प्यारे भाई, अंतर है। उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके शेप्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते थे, उनके गुण के बारे में पढ़ते थे। हम लोग इस मेंसुरेशन वाले चैप्टर में जो फिगर है उसका एरिया, पेरीमीटर, और फिर यदि 3D शेप है तो उसका वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंसुरेशन जो है ना, क्या है मेंसुरेशन? आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारी बातें आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा होगा। यदि पूछ दे आप लोगों को कि मेंसुरेशन का हिंदी क्या होता है भाई, क्षेत्रमिति होता है। क्या होता है? क्षेत्रमिति। अब मेंसुरेशन होता क्या है? यदि बोल दे व्हाट इज मेंसुरेशन, तो मेरे प्यारे भाई, मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग एरिया, पेरीमीटर, और यदि 3D शेप है तो उसका वॉल्यूम के बारे में सीखते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए, एरिया, पेरीमीटर निकालने के लिए सीखते हैं, कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एरिया क्या होता है। एरिया जैसे कि बोले कि कोई भी क्लोज फिगर है, कोई भी क्लोज फिगर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, वो अपने अंदर कितना स्पेस को घेरती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ये कोई क्लोज फिगर है, वो अपने अंदर कितना स्पेस को घेरता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं, यानी कि क्षेत्रफल कहते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई एरिया का यूनिट क्या होता है। तो जिस तरह से लंबाई का यूनिट मीटर होता है, वजन को हम लोग केजी में नापते हैं, उसी तरह से एरिया को हम लोग स्क्वायर यूनिट में नापते हैं, यानी कि वर्ग इकाई में नापते हैं। वर्ग इकाई कहने का मतलब ये हुआ है ना कि यदि लंबाई और चौड़ाई मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि यदि लंबाई और चौड़ाई किसी भी चीज का है ना, रेक्टेंगल का यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में दिया हुआ है तो फिर किलोमीटर का स्क्वायर। दैट्स इट। यदि बात करें पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर दिया हुआ है, उसका बाउंड्री का लेंथ कितना है, बाउंड्री का लंबाई कितना है, इस बात को बताता है कौन? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर चूंकि बाउंड्री का लेंथ है, एक तरह का लेंथ है,
इसीलिए इसका जो यूनिट होता है ना वो मीटर होता है। हो सकता है वो सेंटीमीटर में भी नापा जा सकता हो, किलोमीटर में भी नापा जा सकता हो, ठीक है। लेकिन बात करें कि वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम। तो कोई भी 3D शेप दिया हुआ है, वो उसमें कैपेसिटी कितना है ना, किसी चीज को रखने का क्षमता कितना है, इस बात को बताता है वॉल्यूम। जैसे बोले कि एक ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, और उस ग्लास में, उस ग्लास का जो वॉल्यूम है वो ये बताता है कि उसमें कितना मटेरियल को रखा जा सकता है, इसमें पानी कितना रखा जा सकता है, चाहे इसमें हवा है तो कितना हवा हो सकता है, इसके बारे में बताता है कौन, वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम इज द कैपेसिटी, है ना। और या तो फिर बोल सकते हैं कि उसका कैपेसिटी रखने का क्षमता, ठीक है, ये होता है क्या, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ना, आप बोल सकते हैं कि लीटर में हो सकता है। जैसे पानी है ना, तो ग्लास है, ग्लास में पानी को रखा गया है, तो पानी तो लीटर में होगा, तो उसका यूनिट लीटर भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है, गैलन भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब भी हो सकता है। तो अब समझ लेते हैं टोटल का टोटल, है ना, किसके बारे में, फॉर्मूला के साथ, है ना, उसका अलग अलग शेप्स का, एरिया, पेरीमीटर, और फिर किस किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो यही है ना, हम लोग रेक्टेंगल के बारे में सीखते हैं। और रेक्टेंगल में बहुत सारी चीजें, सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी नहीं है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आप लोग नहीं सीखे होंगे। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। और फिर यदि इसका बात करें ABCD, यदि इसका बात करें कि एरिया क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे, है ना, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है क्या, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सिर्फ इतना ही नहीं है। अब यदि बात करें कि ये तो ठीक है, इतना सही है, लेकिन इसी रेक्टेंगल में, है ना, एक अंदर में एक और रेक्टेंगल बना दिए, इसका लेंथ था L और इसका लेंथ था B, और फिर इसके चारों तरफ रास्ता छोड़ दिया गया है, इसके चारों तरफ क्या कर दिया है, रास्ता छोड़ दिया गया है ना। और फिर रास्ता का जो चौड़ाई है, रास्ता को जो चौड़ाई है वो मान लीजिए कि x मीटर है, क्या है, x मीटर है। ये x मीटर, लेंथ L मीटर, B मीटर, और ये समझ लो कि x मीटर। अब हम पूछ दें आपसे कि बताइए ये वाला जो बाउंड्री जिसको हम कलर किए हैं, है ना, उसका एरिया कितना होगा, तो आप फंस जाओगे। बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करोगे आप, है ना। क्या करोगे कि पहले बाहर वाला निकालोगे, फिर जो है ना सो अंदर वाला का निकालोगे, फिर माइनस करोगे। नहीं भाई, आपको एक लाइन में फॉर्मूला के साथ, है ना, क्या कर लेना है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एक बार में देखते ही जब टीचर आपको बनाने के लिए दे, तो टीचर भी हैरत में पड़ जाए कि भैया ऐसे कैसे निकाल दिया हो, ठीक है। तो भाई साहब उसका एरिया क्या होता है, यदि बाहर का रेक्टेंगल दिया हुआ है और जो पथ है, रास्ता बनाया गया है, अंदर की ओर बनाया गया हुआ है, जो पथ बनाया गया, रास्ता बनाया गया है, वो अंदर की ओर बनाया हुआ है ना, तब उस पाथ का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। और सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, उस फॉर्मूला को मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा कि वो फॉर्मूला आया कहां से है, कैसे बना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ जो होता है ना, एरिया ऑफ पाथ, लेकिन यहां पर लिख देना जरूरी है कि ये जो है ना सो इनर है, अंदर की ओर है। जो पाथ है बाहर का रेक्टेंगल दिया हुआ था और पाथ बनाया गया है अंदर की ओर, है ना। तो इसका जो
एरिया हो गया पाथ का, वो होता है 2x, क्या होता है 2x, और फिर l प्लस बी माइनस एक्स, l प्लस बी माइनस एक्स, ये हो गया है ना इसका एरिया। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि नहीं है? इस बात को हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसका एरिया, जो एरिया पाथ है, वो यही होता है। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, है ना? इस बात को समझिए। और फिर यदि रेक्टेंगल वही है, रेक्टेंगल यही रेक्टेंगल है ना, लेकिन इसमें रास्ता जो बनाया गया है ना, वो बाहर की ओर रास्ता बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया है। जब बाहर की तरफ रास्ता बनाया जाता है, ठीक है, और फिर ऐसा बाहर की ओर रास्ता बनाया गया है। अब बाहर की ओर रास्ता जब बनाया गया होगा, है ना, तो मान लीजिए कि अंदर भी रेक्टेंगल दिया हुआ था L और ये दिया हुआ था B, और फिर इसका जो रास्ता का चौड़ाई है वो समझ लीजिए है x, कितना है x मीटर। तो इसका जो एरिया होता है ना, इस बाहर वाले जो पाथ है ना, उसका एरिया कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में। और फिर सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, मैं बताया कि प्रूफ करके बताऊंगा अप्रोप्रिएट कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, लेकिन ये जो रास्ता है ना, एरिया ऑफ जो रास्ता है ना, वो बाहर की ओर है। किधर है? आउटर की ओर है, बाहर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x, क्या होता है 2x, और l प्लस बी और प्लस एक्स, l प्लस बी और प्लस एक्स। इतना ही नहीं, रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, और कभी कभी ये बोल देता है कि रास्ता जो बनाया गया है ना, वो एकदम बीचों बीच में बनाया गया है, और दो रास्ता है और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, मतलब कि राइट एंगल पे कट कर रहा है बीचों बीच में। उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा समझिए। तो भाई साहब, ये है एक रेक्टेंगल, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है ना। और फिर ये बोला सवाल में कि बीचों बीच से, क्या बीचों बीच से एक रास्ता पास किया गया है, और फिर इधर भी एक रास्ता पास किया गया हुआ है। रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल है। और फिर इसका जो पाथ का लंबा चौड़ाई है वो x मीटर है, समझ लीजिए। ये भी पाथ का जो चौड़ाई है ना, वो x मीटर है, समझ लीजिए। ये है लंबाई l, और ये है ना चौड़ाई यानी कि ब्रेथ b। कैसे निकालेंगे, है ना, इस रास्ता का एरिया? इस रास्ता का जो एरिया है ना, हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है ना, क्या? कि एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ, है ना, पाथ। एरिया ऑफ पाथ का इसका फॉर्मूला है क्या? पहले लिखेंगे x, ये जो रास्ता है ना, उसका चौड़ाई x, और फिर l प्लस बी और माइनस एक्स। यानी कि जो चौड़ाई है ना, उसको पहले गुना करेंगे, है ना, ब्रैकेट में l प्लस बी लिखेंगे, और फिर जो x है उसको माइनस कर देंगे। ये जो आपको सॉल्व करने के बाद आएगा, है ना, वो कहलाएगा एरिया ऑफ पाथ। जब, है ना, दो रास्ता एक दूसरे पर, है ना, बीचों बीच में 90 डिग्री पर कट करता हो, है ना, मिलता हो, उसके बारे में प्रूफ करके बताऊंगा, है ना, कि कैसे इसका एरिया इतना होता है। तो चलिए पहले इसी को प्रूफ करते हैं कि भाई इसका एरिया आखिर ऐसा क्यों होता है इसका एरिया। तो आपको बताएं कि इसका यदि हम लोग को एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। एक रेक्टेंगल ऐसा है ना, इसका एरिया कितना होगा? तो भाई ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है ना, सो लेंथ l है, और यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो है b। तो इसका एरिया हो गया l इंटू बी। एरिया क्या हो गया?
एल इंटू बी हो गया। और एक जो इधर से ऊपर से नीचे की ओर है, ऐसा क्या है, ऐसा बनाया हुआ है ना, उसका एरिया क्या होगा? तो ये है ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ब्रेथ है। क्या दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक? ब्रेथ है। और फिर ब्रेथ है, और यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर। और इसका एरिया की बात करें तो इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ यदि बात करें तो b है, और चौड़ाई की बात करें तो x है, यानी bx हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे थे ऐसा, तो इस वाला पार्ट जो है ना, सो एक बार काउंट कर लिए हैं, इसको एक बार काउंट कर लिए हैं इधर से। जब इधर से हम लोग इसका एरिया निकालें, क्या करें, इधर से इसका जब एरिया निकाले तो देखो इसको 2 बार काउंट कर लिए, एक बार इधर से और एक बार इधर से। तो भाई 2 बार तो नहीं मांगता है। यदि बात करें कि एरिया निकालना है हमको, है ना, तो पूरा एरिया निकालना है तो पूरा एक ही बार निकालेंगे, है ना, इसको 2 बार निकालने की क्या जरूरत है? तो ये जो है ना, सो 2 बार काउंट हो चुका है, इसलिए एक बार इसको एरिया को माइनस कर देते हैं, ताकि एक ही बार इसमें एरिया रहे और फिर डिजायरेबल रिजल्ट दें। तो इसका जो चौड़ाई है वो x मीटर है, ये जो बॉक्स बना हुआ है उसका लेंथ भी x है, और चौड़ाई भी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो भी x है, और यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो भी x ही है, यानी स्क्वायर बन गया। इसका जो एरिया हो जाएगा, जो ऐसा बॉक्स है ना, उसका जो एरिया होगा, है ना, वो कितना होगा? वो होगा x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। क्योंकि एरिया पर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। और साइड दिया हुआ है x और साइड दिया हुआ है x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो पूरा का एरिया में से हमको एक इसका एरिया माइनस करना है ना, तब हम लोग को रास्ता का एरिया मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा? एरिया पाथ पूरा पूरा लिखे तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? एल प्लस बी, जो ये वाला एरिया है उसको लिखें, प्लस इसका एरिया जो था वो था क्या? बी एक्स, तो बी एक्स लिखें, और माइनस करना था एक्स स्क्वायर। क्या माइनस करना था? एक्स स्क्वायर माइनस करना था। अब देख लो क्या होगा, क्या आया, सो आप देख लो। ये वाला जो है ना, एरिया इसका आया था, ये एल था, और यहाँ से यहाँ तक एक्स था, ये आया था एल एक्स। गलती से लिखा गया भाई, एल एक्स आया। कितना आया? एल एक्स, ठीक है ना। अब यदि देखे ध्यान से तो एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स आ जाएगा कॉमन, और ये बच जाएगा एल प्लस बी माइनस एक्स, जो कि आपको लिखवाएंगे। यदि पीछे वाले की बात करें, है ना, कि वो सब जो एरिया पाथ आया था वो कैसे आया था, थोड़ा सा समझ लो भाई, है ना। क्योंकि अब ऐसा हो सकता है ना, कि कहीं कहीं पे, है ना, यदि आपको डिटेल मेथड से निकालने के लिए बोल दिया जाए, है ना, तो फिर आप क्या करोगे? डिटेल मेथड से निकालने के लिए बोल दिया जाए डिटेल करो, डिटेल, तो क्या करोगे? चूंकि 8 बोर्ड है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जमाना है, तो ऐसा आपको बोलेगा नहीं, लेकिन बोल दिया तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा प्रूफ समझ लेते हैं, है ना, चूंकि बेसिक बात यही है। तो मेरे भाई, है ना, ये था एक रेक्टेंगल, ये क्या था? एक रेक्टेंगल, और इसका ये लेंथ था और इसका ये ब्रेथ था। और मान लीजिए कि बाहर अंदर की ओर एक रेक्टेंगल बनाया गया है, और हमसे पूछ दिया, है ना, कि जो अंदर की ओर बनाया गया है रास्ता, है ना, वो यदि x मीटर हर जगह पर चौड़ा है तो इसका एरिया कितना होगा? तो आप क्या करोगे? आप क्या करते हैं? पहले ना बाहर वाला का रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर वाला का एरिया रेक्टेंगल निकालते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी डी है, ठीक है ना। ए बी सी डी जो एरिया पूरा है उसमें से छोटा वाला को माइनस कर देंगे तो सिर्फ यही एरिया तो बच जाएगा, सिर्फ यही एरिया तो बच जाएगा, इसीलिए उसका एरिया निकल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बाहर का वाला का जो ए बी सी डी का एरिया है वो कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना हो जाएगा? हो जाएगा एल इंटू बी। कितना हो जाएगा? एल इंटू बी हो जाएगा।
यदि बात करें है ना, इसका जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना होगा, इनर रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा। तो भाई साहब है ना, इसका पूरा लेंथ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का बात करें ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो जितना ये वाला एल है उतना ही यहाँ से यहाँ तक एल होगा, एल है। लेकिन दिक्कत ये है कि छोटा ये कितना है, तो यहाँ से x कट हुआ, x कम होगा, इधर से भी यहाँ से यहाँ तक x कम होगा। मतलब x और x दो बार यदि x कम कर दें तो छोटा वाला रेक्टेंगल का लेंथ निकल जाएगा। तो लेंथ था पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसमें से ये वाला जो पार्ट है चौड़ाई दिया हुआ था x मीटर, और यहाँ पर x मीटर यानी कि 2 टाइम्स x मीटर माइनस कर दें तो निकल जाएगा क्या, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। उसी तरह से ब्रेथ निकालें, क्या निकालें, ब्रेथ निकालें तो आ जाएगा b माइनस 2x, क्या आ जाएगा, b माइनस 2x। और फिर एरिया का बात करें तो एरिया आ जाएगा आपका कितना, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका है ना, l इंटू बी होता है, लेंथ दिया हुआ है ये वाला और ब्रेथ दिया हुआ है ये वाला, गुना कर देंगे आप तो हो जाएगा l माइनस 2x और ये हो जाएगा b माइनस 2x। अब इसको गुना कैसे करते हैं, चूंकि यहाँ के बाद आपको इधर दिखेगा नहीं है ना, इसीलिए इसका जो आंसर है ना यहाँ पर लिखते हैं, कितना आएगा गुना करने के बाद। तो आप लोगों ने सीखा होगा कि दो ब्रैकेट को कैसे गुना करते हैं है ना, तो पहले l से ये दोनों ब्रैकेट को गुना करते हैं। तो जब l से दोनों ब्रैकेट को गुना करेंगे, l को पहले b से गुना करेंगे तो l इंटू बी एल बी हो जाएगा, और l को जब 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 2lx, क्या हो जाएगा 2lx, और माइनस 2x से b को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2bx, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, और 2 टू जब 4x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसका एरिया कितना है, अंदर और रेक्टेंगल का एरिया आया ये वाला। हमको निकालना था एरिया ऑफ पाथ, यानी कि बाहर वाला रेक्टेंगल को अंदर वाले रेक्टेंगल में से एरिया को माइनस करेंगे। तो बाहर का रेक्टेंगल था l इंटू बी, क्या था l इंटू बी, और फिर अंदर वाला का रेक्टेंगल का एरिया आ गया आपका कितना, ये आ गया। तो भाई साहब एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, तो एरिया ऑफ पाथ मतलब एरिया ऑफ पाथ जो होगा है ना, तो बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल को माइनस करना पड़ेगा एरिया को। तो बाहर वाला था l माइनस बी, और अंदर वाला आया था तुम्हारा है ना एल बी माइनस 2lx है ना, माइनस 2bx है ना, प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा एल बी है ना माइनस एल बी, ठीक है ना, प्लस में 2lx है ना, प्लस में 2bx है ना, और माइनस में 4x स्क्वायर। एल बी से एल बी कट जाएगा है ना, और यहाँ पर सिर्फ बच गया 2lx 2bx और 4x स्क्वायर, क्या आया 2lx प्लस 2bx है ना, प्लस मतलब माइनस 4x स्क्वायर। और यहाँ से आप यदि 2 और फिर x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपका l प्लस बी माइनस 2x, जो कि आपको है ना मैंने प्रूफ करके बता दिया है ना। उसी तरह से एरिया ऑफ पाथ ये किसके लिए है ना, अंदर वाले के लिए है। उसी तरह से आप एरिया ऑफ पाथ आउटर वाले का निकाल सकते हैं सेम टू सेम। तो दैट इज द प्रूफ। भाई साहब है ना, आप जीआईसी में पढ़ने के लिए आए हो, और मेरा ये प्रिंसिपल है ना कि हर चीज को मैं आपको समझा कर बताऊं है ना, मैं आपको समझा कर बताऊं, डिटेल में बताऊं, कोई पाबंदी नहीं है भाई है ना, सीखना ही है। तो आगे अब थोड़ा चलते हैं है ना, रेक्टेंगल के बारे में बहुत सारा काफ़ी चीज़ हो गया है ना। अब चलते हैं दूसरे फिगर्स के बारे में। किसके बारे में? दूसरा फिगर के बारे में। यदि बात करें है ना रेक्टेंगल में थोड़ी सी और आगे है ना, कि रेक्टेंगल है उसका डायगोनल कितना होता है, उसका डायगोनल कितना होता है, ठीक है ना। तो डायगोनल सबसे पहले किसको कहते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा है ना कि हम लोग डायगोनल किसको कहते हैं।
तो भाई साहब एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में क्या बोला जाता है, डायगोनल की डेफिनेशन क्या है कि अल्टरनेट वाला जो अल्टरनेट वर्टेक्स है उसको छोड़ करके, है ना, जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं क्या, डायगोनल। यानी कि वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स को छोड़ करके अगला वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो लाइन होगा वो कहलाता है डायगोनल। यदि ऐसे बोल सकते हैं कि अपोजिट वाला वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है ना, उस लाइन को बोलते हैं डायगोनल। और डायगोनल का लेंथ कितना होगा, मान लीजिए, है ना, कि ये है डायगोनल, ये वाला है क्या, D4 डायगोनल। तो डायगोनल जो है ना, सो कितना होगा, इसका लेंथ कितना होता है। तो भाई साहब आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राइंगल, क्या पढ़ा होगा, ट्राइंगल। ये समझ लीजिए कि मिटा देते हैं आपको समझने के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राइंगल, और नहीं पढ़ा है तो बता रहे हैं भाई, है ना, कि रेक्टेंगल में खास बात क्या होता है, इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। और अब ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, जो कि चूंकि है ये रेक्टेंगल, चूंकि है ये क्या, रेक्टेंगल पहले था, है ना, तो ये 90 डिग्री था, और ये था L और ये था B, ये वाला L था और ये वाला B था। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, अब हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट में, 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पर है D, हाइपोटेनस कितना है, D के बराबर है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, तो 90 डिग्री सामने हो गया हाइपोटेनस, है ना, जिस पर ये रेक्टेंगल खड़ा है वो हो गया बेस, और बाकी बच गया इधर परपेंडिकुलर। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो ठीक है, हमको निकालना था डायगोनल। यदि हम यहाँ से H निकालने की बात करें ना, तो बताए थे कि स्क्वायर को जब हटाते हैं तो दूसरे साइड जा करके वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस जो है ना, सो डायगोनल के बराबर है, डायगोनल हो गया आपका रूट ओवर पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर नहीं भाई, है ना, यहाँ डायगोनल हो गया आपका कितना, ये वाला, है ना, तो ये हो गया एल का स्क्वायर, और प्लस में ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बेस है, तो परपेंडिकुलर के जगह पर बेस का स्क्वायर लिखें, है ना, और ये बेस कितना है, बेस जो है ना एल के बराबर है, तो बेस की जगह पर एल लिखें। अगल बगल में हो सकता है, साइन मैटर करता है, साइन के साथ होना चाहिए। रेक्टेंगल के बारे में, है ना, जितनी जानकारी होनी चाहिए था आपके पास है। अब चलते हैं थोड़ी सी आगे, है ना, ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में। अब थोड़ा सा और गौर करें, है ना, तो मैंने मेंसुरेशन पर एक और वीडियो बना चुका हूं, जो कि ट्राइंगल पर बेस्ड है ना, कि ट्राइंगल का अलग अलग क्या क्या प्रॉपर्टी होता है पूरा डिटेल में है। यदि आप सीखना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव लेवल बनाना चाहते हैं, तो आई बटन वाला को क्लिक करके उस वीडियो का देख सकते हैं, उस वीडियो को समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, है ना, बेसिक बातें, है ना, ट्राइंगल के बारे में। भाई साहब ट्राइंगल जो होता है ना, वो 3 टाइप का होता है, और तीनों टाइप का हम लोग ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, है ना, उसके बारे में सीखते हैं। तो जनरल बात है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई सा भी ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई सा भी ट्राइंगल दिया हुआ हो, उसका यदि हमको बेस पता है, क्या पता है, बेस पता है, और उसका हमको हाइट पता है, क्या पता है, हाइट पता है, तो उसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब हाइट क्या होता है, हाइट का दूसरा नाम एल्टीट्यूड भी है। हाइट का दूसरा नाम क्या है, एल्टीट्यूड भी है। इसको हम लोग हाइट को दूसरा नाम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सॉरी,
एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू है ना बेस इंटू हाइट। लेकिन क्या ये इतना ही में सीमित है? ये तो हो गया जनरल। यदि हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो फिर उसका कैसे निकालेंगे भाई एरिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है ना, सभी साइड क्या होता है, बराबर होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड क्या होता है, बराबर होता है। ये मान लीजिए ए है तो ये भी ए होगा, है ना, ये भी ए होगा। तो इसका जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो होता है ना, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इंटू साइड का स्क्वायर। अब ये आया कैसे, है ना, इसके बारे में समझते हैं। और फिर जो यदि हाइट निकालने की बात करें, है ना, कि इस ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ना, उसका यदि साइड दिया हुआ है और कुछ दिया हाइट कितना होगा तब भी निकाल सकते हैं। और यदि साइड दिया हुआ है तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। हाइट कितना है, समझ लीजिए कि हाइट का लंबाई h है और h निकालने के लिए आपको बोल दिया, है ना, तो h बराबर होता है ना √3/4 √3/2 है ना इंटू साइड, इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब बात करें कि भाई साहब ये आया कहाँ से, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कहाँ से आया है? तो समझ लेते हैं, है ना, बहुत ही आसान है। चूंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हमको ऐसा यहाँ पर परपेंडिकुलर जब खींचेंगे ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर जब परपेंडिकुलर खींचेंगे ना, है ना, तो ये जो है ना दोनों तरफ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जितना ये है उतना ही ये रहेगा। अब टोटल है ए, दो बराबर भाग में बांट दिए तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये भी a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। और सेम टू सेम पाइथागोरस थ्योरम में जो समझाएं उसमें हम लोग जानते हैं, है ना, कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। और यदि यहाँ पर इसका बात करें, परपेंडिकुलर ये है और फिर 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने ये हो गया हाइपोटेनस आपका। ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस है ए, हाइपोटेनस कितना है, a², कितना है, a²। और परपेंडिकुलर का बात करें तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर है h, हाइपोटेनस क्या है, मतलब हाइट क्या है, परपेंडिकुलर के बराबर है। बेस बोले तो a/2 का, a/2 बच गया बेस, तो बेस हो गया a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप लिखें ना, क्योंकि हमको निकालना है हाइट। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट जब निकालना है ना, तो a² इधर है, हाइट का जो देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं ऊपर में, है ना, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। हाइट का स्क्वायर निकालना है तो a/2 का जो होल स्क्वायर है उसको इधर ले आना पड़ेगा, यानी कि a² है ना माइनस a²/4, 2 का स्क्वायर हो गया 4। यदि एरिया का बात करें ना, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ लिखेंगे, बेस कितना है, बेस है यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा ए, तो ए लिखेंगे। और हाइट कितना आया, देखो हाइट जो है ना, हाइट का स्क्वायर है इतना, रूट हाइट का स्क्वायर है a² माइनस a²/4। तो सिर्फ हाइट निकालेंगे ना, तो इधर जाकर क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब ये आ गया √ कितना, a² माइनस a²/4। अब थोड़ा सा तो सॉल्व कर देंगे ना, तो क्या आएगा, 1/2 इंटू ए, इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा नीचे में 4, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 आएगा, 4 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस a², यानी कि आ गया कितना, 1/2 इंटू ए इंटू, है ना, 4 में से गया तो √3 a² है ना, अब बाई 3 a², है ना, और बाई 4। अब थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करें ना, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 इंटू ए तो आएगा ही आएगा, और इंटू √3 जो है वो रहेगा, और 4 से बाहर निकल जाएगा 2, ठीक है ना, और a² से बाहर निकल जाएगा a बाहर, ठीक है ना। क्योंकि ये जोड़म जो पेयर में होता है a² है, तो a² a इंटू ए, तो जो जोड़म रहता है वो बाहर निकल जाता है। 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2, तो 2
पेयर में है तो बाहर निकल गया। तो इस तरीके से आपका आ गया है ना √3 a इंटू ए स्क्वायर और बाई 2 2 जा 4। ये पूरा का पूरा ये हो गया प्रूफ है ना। अब हाइट तो बता दिए आप लोगों को कैसे आया, जो कि आपको लिखे भी तो यहाँ पर, ठीक है ना, आया कि नहीं आया। तो हाइट आपको बात बोले कि √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। ये था है ना किसके बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। यदि हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो अब इसी तरीके से है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का अभी फॉर्मूला जो है ना तो प्रूफ कर सकते हैं है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर चलते हैं है ना और समझ लेते हैं कि हम लोग अगला जो फिगर है ना उसके बारे में समझते हैं, वो है ना रोम्बस यानी कि पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं है ना उसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले बात है ना कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो जिसका अपोजिट साइड है ना पैरेलल होता है ना इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो आपके सामने था एक ये पैरेललोग्राम, ठीक है ना, नाम है इसका ABCD। इसका जो एरिया होता है ना, पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ है ना पैरेललोग्राम, पैरेलल देकर के ऊपर में GM लिखते हैं, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और ये बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। यदि बेस लिए ये DC, तो इसके ऊपर हाइट होना चाहिए ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा वहाँ से यहाँ तक उसके सामने वाला साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही अल्टीट्यूड होगा, वही हाइट होगा। और यदि बेस लिए हैं इसको, क्या लिए हैं, बेस इसको लिए हैं है ना, तो इसके अपोजिट वाला साइड है ना ये वाला, क्या है, ये वाला। तो यहाँ से इस पर जो है ना परपेंडिकुलर, मतलब कि ये यदि बेस है, ये वाला यदि बेस है ना, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए है ना। तो हाइट कैसे खींचेंगे, हाइट यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइट खींच सकते हैं कि ऐसा होगा और यहाँ जाकर के ऐसा ये हाइट हो जाएगा, या तो फिर थोड़ा सा इधर जाकर के यहाँ पर हाइट हो जाएगा, तब ये बेस और हाइट कहलाएगा। तो मतलब बेस ये है तो हाइट ये हो सकता है, बेस ये है तो हाइट ये हो सकता है, बेस ये है तो हाइट इधर से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इधर से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा। अब यदि है ना बेस और हाइट का बात नहीं, बेस और हाइट दिया हुआ ना रहे तो क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं, तब भी निकाल सकते हैं। यदि डायगोनल दिया हुआ रहेगा ना, दोनों का डायगोनल दिया हुआ रहेगा, तो इसका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये है डायगोनल 1 और ये है डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और सेम टू सेम रोम्बस का भी यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चल लेते हैं है ना स्क्वायर के बारे में, क्योंकि स्क्वायर में भी हर वो बात हो सकता है ना जो हम लोग रेक्टेंगल में सीखे थे। जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल में सीखे थे कि अंदर में पाथ दिया हुआ था है ना, तो उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे सीखे थे है ना। तो वो पाथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा का पूरा स्क्वायर में भी अप्लाई होगा। लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है ना, स्क्वायर में जहाँ पर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दिया हुआ है ना, दोनों की जगह पर, लेंथ की जगह पर और ब्रेथ की जगह पर भी ए रखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, ABCD नाम है इसका। यदि इसका एरिया की बात करें है ना, तो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। क्या, साइड इंटू साइड, ठीक है ना, साइड इंटू साइड। यदि बात करें है ना कि इसका पेरीमीटर कितना होता है,
कितना पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। कैसे आया ये, है ना? 4 साइड है, एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड, है ना? मान लीजिए कि ए है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 ए 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, ठीक है ना? उसी तरह से यदि रेक्टेंगल था, क्या था? रेक्टेंगल था, है ना? और बात करें, बोल दे आपको इसका पेरीमीटर कितना होगा, है ना? तो एल एल बी बी, है ना? तो कितना हो गया? 2 बार बी और 2 बार एल, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बी प्लस एल, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब याद रख लीजिएगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब थोड़ी सी, है ना, आगे चलते हैं और समझ लेते हैं कि यदि इसका रास्ता अंदर की ओर यदि बनाया हुआ होता, है ना, तो हम लोग सीखे थे कि रेक्टेंगल का क्या होता है? एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द, है ना, रेक्टेंगल के अंदर यदि पाथ बनाया हुआ रहेगा ऐसा, है ना, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते थे वो सीख रहे थे। तो एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द रेक्टेंगल बताए थे, इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर पाथ, अंदर की ओर पाथ दे होगा तो बताए थे ऐसा कि होता है 2x और फिर l प्लस बी और माइनस 2x। इसमें भी वही काम करेंगे, लेकिन चूंकि l और b बराबर है ना, और l और b दोनों जो है ना सो a के बराबर है, तो l और b दोनों जो है ना a पुट कर देंगे, तो 2x हो जाएगा और फिर a प्लस a माइनस 2x, यानी कि, है ना, 2x ये हो गया a और a 2a और फिर माइनस 2x, है ना, और 2 को कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2, तो हो जाएगा इधर 2x और इंटू 2 और बाहर अंदर में बच गया a माइनस एक्स, यानी कि 2 टू जब 4x, क्या बच जाएगा ऊपर में? इसका एरिया कितना आ जाएगा पाथ का? 4x और फिर a माइनस एक्स। भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द स्क्वायर 4x a माइनस एक्स। आपको जैसे ही टीचर देगा आप ये फॉर्मूला लगाएं, है ना, और आंसर निकाल कर दिखाएं, है ना। कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। और गलत यदि किया, है ना, तो आप पूछिए, बोलिए, दिखाइए कि सर ऐसा होता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। उसी तरह से यदि एरिया रेक्टेंगल का जो स्क्वायर है ना, उसका डायमेंशन यानी साइड अंदर दिया हुआ ये है ए, ये भी ए है, ये भी ए है, और बाहर का, है ना, में यदि रास्ता बनाया हुआ है, बाहर में रास्ता बनाया हुआ है 1 मीटर चौड़ा, है ना, तो उसका एरिया, उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड द, है ना, स्क्वायर कितना होगा, है ना, तो क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे, माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे, यानी कि, है ना, लिख देते हैं आपका